फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। और हम भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ को आगे लेते हुए पहुंच गए हैं मंत्रिपरिषद पर। तो देखिए मंत्रिपरिषद क्या होती है। देखिए मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आता कौन कौन है। देखिए जितने भी मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर जितने हो गए, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, कि संसद में जो लोकसभा होती है उसका अपना एक जो केंद्र सरकार सत्ता चलाती है उसकी अपनी एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है। तो उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिलिंग के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, ये सब लोग होते हैं। तो देखिए हमारा जो संविधान है उसमें मंत्री परिषद का ही नाम दिया गया है, लेकिन आजकल जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें एक शब्द यूज होता है मंत्रिमंडल। देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है? जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, इसी को कहते हैं मंत्रिमंडल। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए। मंत्रिपरिषद की अगर आप बात करेंगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा कि जितने भी मिनिस्टर टोटल केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं, चाहे वो राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, सब कुछ जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहलाएगी। लेकिन जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल का शब्द का जो उल्लेख है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ है। तो देखिए मंत्रिमंडल शब्द जो था वो संविधान में था ही नहीं। संविधान में क्या शब्द था? मंत्रिपरिषद। ये जो मंत्रिमंडल का पहली बार प्रयोग हुआ है 44वें संविधान संशोधन में। देखिए 44वां और 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तब भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? संविधान संशोधन, वो 44वें संविधान संशोधन में। तो देखिए जितने कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं उसको कहते हैं कि मतलब सरकार के सारे मिनिस्टर हैं, लेकिन आप देखते हैं कोई बैठक होती है या किसी मुद्दे पर कोई बैठक है, किसी बिल पर, तो ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट के साथ बैठक करना पसंद करता है। जो पूरी उसकी मंत्रिमंडल है उनके साथ कम बैठकें होती हैं, ज़्यादातर बैठकें किसके साथ होती हैं? मंत्रिमंडल के साथ। देखिए इसी तरीके से कई बार पूछा जाता है एक बार किचन कैबिनेट क्या होती है। तो देखिए किचन कैबिनेट क्या थी? जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम उनके जो 2-3 खास मंत्री थे, तो वो किसी भी विषय पे अगर निर्णय लेती थी तो वो पूरे ना मंत्रिमंडल को बुलाकर ना मंत्रिपरिषद को बुलाकर उन्हीं के बेसिस पे निर्णय लेती थी। तो जो 2-3 खास विशेष मंत्रियों का समूह होता था उसी को किचन कैबिनेट कहते थे। और किचन कैबिनेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंदिरा गांधी के कार्यकाल के टाइम पर हुआ था। देखिए अब मंत्रिपरिषद के या मंत्रियों को कैसे अपॉइंट किया जाता है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें वीडियो को। देखिए जैसे मैंने आपको जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 74 में ही मंत्रिपरिषद का जिक्र है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है उसी तरीके से पूरी जो है जितने भी मंत्री होते हैं उन सब की भी नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के अनुसार उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जितने भी मंत्री होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा? वही जैसे प्रधानमंत्री का कार्य होगा, जो लोकसभा का कार्यकाल व्यवहारिक रूप से 5 वर्ष है, तो उसी तरीके से पूरी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। हो सकता है कि वो पुनः निर्वाचन पे कोई रोक नहीं है कि दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा से वही मंत्री बन जाए, लेकिन एक कार्यकाल जो उनका होता है सामान्य तौर पे 5 वर्ष का होता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है कि मंत्रिपरिषद में मतलब जो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब अधिक से अधिक जो मंत्रियों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। इस बात को पहले जिक्र नहीं था, लेकिन संविधान में एक संशोधन हुआ 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
इक्यावन, वो 100 कह रहे 91 या 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब हर किसी को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए अगर 550 लोग हैं तो इसका 15% कैलकुलेट कर लीजिए, इतने मिनिस्टर मैक्सिमम हो सकते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में। तो ये बात कहाँ पर क्लियर हो गई थी? 91 कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब दूसरी बात मंत्रियों से क्या रिलेटेड है जो क्वेश्चन आते हैं, 75(2) आर्टिकल ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि जो आपको अपॉइंटमेंट कर रहा है, जैसे आपका बॉस है, सपोज करिए आपके बॉस ने आपको नौकरी दी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स किसके लिए बनेगा? अपने बॉस के लिए तो आप काम कर रहे हो, बॉस उससे ऊपर किसी बॉस के लिए काम कर रहा है। तो इसी तरीके से उनकी जो उत्तरदायी है वो सबसे पहले उत्तरदायी किसके लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं? राष्ट्रपति के लिए। क्योंकि उनको कभी बर्खास्त करा जाएगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही उनका बर्खास्त करेगी, हालांकि प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे। इसी तरीके से आर्टिकल जो 75(3) है वो क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 75(3) ये बात कहता है कि जैसे 75(2) कह रहा था राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है, इसी तरीके से 75(3) ये कहता है कि वह लोकसभा के लिए भी उत्तरदायी है। मतलब लोकसभा में अगर लोकसभा जो जिसके सत्ता की सरकार है, तो लोकसभा के प्रति भी जब जो ये सत्र वगैरह होते हैं या जो प्रस्ताव वगैरह लाए जाते हैं तो पूरी लोकसभा के लिए भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि अगर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव का मतलब अगर विपक्ष लगा देता है कि हाँ ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या ये जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है और अगर वो पारित हो जाता है तो पूरी सरकार गिर जाती है। मतलब एक मंत्री के खिलाफ भी अगर लाया जा रहा है तो उसको पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ माना जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा और लोकसभा भंग कर दी जाएगी। तो ये किसके लिए उत्तरदायी हो गए? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गए? 75(2) में रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गए? राष्ट्रपति के लिए। और यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए? ये लोकसभा के लिए। अब देखिए आर्टिकल 75(4) क्या कहता है। आर्टिकल 75(4) ये कहता है कि जो इन मंत्रियों की शपथ, वेतन, इन सब का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो वैसे तो आप देखें तो संविधान का अनुच्छेद 75 ही है, लेकिन उसका क्लॉज क्या है? क्लॉज 4 में। तो यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं तो उनकी शपथ, वेतन, भत्ते, इनका उल्लेख किया गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब जो मैं प्रधानमंत्री के टाइम पे भी आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मंत्रिपरिषद में वो चीज़ मुझे बतानी थी। 75(5) आर्टिकल 75(5) संविधान का अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक तरीके का मंत्री ही होता है लेकिन वो सारे मंत्रियों में प्रमुख होता है, तो कोई भी मंत्री जो है वो या प्रधानमंत्री का है या कोई भी मंत्री का है तो उसको भी प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो। मान लीजिए आपका कोई कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी का अच्छा काम कर रहा है, सत्ता दल की पार्टी का, और वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है या वो क्या कहते हैं मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन बाकायदा इसमें एक शर्त लगा दी जाती है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है जो वर्तमान समय में संसद के दोनों सदनों में से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी का भी सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह के अंदर संसद की किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। जैसे अगर आपने मिस्टर ए को प्रधानमंत्री बना दिया और मिस्टर ए 6 महीने बाद जो है संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो वो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने किसी को मिनिस्टर बना दिया तो वो 6 महीने बाद जो है फिर से वो कैंसिल हो जाएंगे। आप पाओगे आप बीच में कैसे बना देते हैं, तो जब हम संसद पे आएंगे, लोकसभा राज्यसभा आप देखते हो उपचुनाव वगैरह होते रहते हैं, तो किसी अगर ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है तो उसको राज्यसभा या लोकसभा की सत्ता दिला देती है। क्यों दिला देती है? क्योंकि जब आपको पता है लोकसभा में बहुमत जिसका होगा तो ज़्यादातर मेंबर उसके होंगे, और मेंबर उसके होंगे तो जब वोटिंग होती है जब राज्यसभा की, तो आप देखते हो कि आप वोट नहीं डालते हो, तो ज़्यादातर कोशिश ये करी जाती है कि उसकी राज्यसभा की सदस्यता दिला दी जाए। जैसे अगर आप बात करें तो हमारे जो पुराने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो ये कुछ बातें हो गई मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं संघ की कार्यपालिका से, वो लगभग
समाप्त हो गए हैं। अगली वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूटिव के बाद लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, और लेके चलेंगे आपको संसद में, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है संसद पढ़ के, अगर आप पॉलिटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।